यूपीएससी 2026 प्रिलिमिनरी एग्जाम्स के लिए जिस रणनीति पे हम पिछली वीडियो में बात कर रहे थे, आज हम उसी में और अगले भाग की बात कर रहे हैं कि क्या रणनीति आवश्यक है इस 2026 यूपीएससी परीक्षा के लिए, और जो समय बचा है उसमें हम कैसे इस रणनीति के द्वारा अधिकतम जो है अंक हासिल कर सकते हैं। तो जो 2026 के लिए ये रणनीति है, जैसे इसमें किस तरह की तैयारी प्रश्नों को हल करने में सबसे कारगर हो सकती है। तो यूपीएससी परीक्षा में जो प्रश्न पूछा जाता है, उस प्रश्न का जो एक आयाम है, एक डायमेंशन है, वो बहुत विस्तृत होता है, बहुत वाइड होता है। और इस प्रश्न को अकेले न तो ट्रेडिशनल नॉलेज से, न अकेले करंट अफेयर से, न हम अपने इनर माइंड से सॉल्व कर सकते हैं, बल्कि इन तीनों का कोऑर्डिनेशन एंड कॉम्बिनेशन चाहिए। सबसे पहली बात है कि हमें अपने फंडामेंटल नॉलेज को, या फिर हम ये कह सकते हैं कि कंसेप्चुअल नॉलेज जो है, जिसे हम कहेंगे कोर नॉलेज, इस कोर नॉलेज को जो है परफेक्ट बना के रखना होता है। और यहां से हम प्रश्न के लगभग 70% क्वेश्चन का जवाब यहां से इकट्ठा कर लेते हैं। इसके साथ में जो है, जो दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है जो ध्यान में रखना होता है, यह है इसी का एक करंट एस्पेक्ट, यानी समसामयिक परिप्रेक्ष्य में ये विषय किस रूप में चर्चा का है। तो करंट वाला हिस्सा जो है, लगभग ये मान लीजिए कि हम 20% प्रश्न का हल यहां से जोड़ लेते हैं। और जो तीसरा भाग है इसमें, ये तीसरा भाग है इनर माइंड, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो अनुभव है, एक्सपीरियंस, या फिर जो हमने एनालिसिस किया है, अवलोकन किया है, और लगभग 10% प्रश्न का जवाब हम यहां से निकालते हैं। तो इसके अंतर्गत जो है, जो हम पढ़ाई करें प्रश्न के लिए, अगर हम स्ट्रैटेजिकली जाना चाह रहे हैं तो स्ट्रैटेजिकली जरूरी है कि हम कंसेप्चुअली समझें कि यहाँ से लगभग इतनी ही मदद होनी है। सिर्फ ट्रेडिशनल पढ़ करके अकेले क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। इसके साथ साथ में करंट, तो इसके लिए हमें जो है टेक्स्ट बुक का इस्तेमाल करना होगा। जो भी हमारे पास जो है बेहतरीन ऑथेंटिक जो है टेक्स्ट बुक्स हैं। इसके लिए जो है हमें न्यूज़पेपर, इसके अलावा मैगजीन का इस्तेमाल करना होगा। और ये वाला जो पार्ट है, ये है एनालिसिस, यानी हम अवलोकन करें या फिर जो है अज्यूम करें और तब जाके क्वेश्चनों को निकालें। एक क्वेश्चन है जो हम 2025 के यूपीएससी प्रीलिम से ले सकते हैं और उसके बेसिस पे समझ सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है यूपीएससी 2025 के पेपर का, और ये प्रश्न क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय के ऊपर एक क्वेश्चन आया था। और ये क्वेश्चन क्या है, पहला स्टेटमेंट है इसका, ही पजेस्ड ग्रेट लव एंड रिस्पेक्ट फॉर द ट्रेडिशनल फिलोसॉफिकल सिस्टम ऑफ द ईस्ट। अब इस क्वेश्चन के अंदर जो चीज हमें चाहिए वो क्या है, ट्रेडिशनल फिलोसॉफिकल सिस्टम, जो पारंपरिक दार्शनिक सिद्धांत थे, पारंपरिक दार्शनिक सिद्धांत थे प्राच्य विश्व के, उस पर उनका बड़ा अनुराग था। तो ये चीज हमें समझ में आनी चाहिए, ये कहां से निकलेगी, ट्रेडिशनल फिलोसॉफिकल सिस्टम
पर जो है उनका बड़ा जो है अनुराग था, बड़ा प्रेम था। पहला पार्ट। दूसरा जो हिस्सा है, दूसरा स्टेटमेंट क्या है? ही डिजायर्ड हिज कंट्रीमैन टू एक्सेप्ट rational and scientific approach and the principle of human dignity, ये human dignity and social equality, ये सामाजिक एकता, of all men and women। अब यहां पर जो है पहला वाला हिस्सा हो गया ट्रेडिशनल फिलोसॉफिकल सिस्टम के ऊपर। तो राजा राम मोहन राय, जिन्हें हम आधुनिक भारत का जनक भी बोलते हैं, उनका जो है एक मानना ये था कि खासकर जैसे भारत के जो है उपनिषद हैं और आधुनिक दौर का जो विज्ञान है, इन दोनों को अगर जो है मिला दिया जाए, समग्र किया जाए, तो एक ऐसी चीज उभर कर आएगी जो वर्तमान समय के लिए जो है बहुत उपयोगी हुए, जिसको वो ग्रैंड सिंथेसिस बोलते थे, समग्र संश्लेषण। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि उन्हें जो है ट्रेडिशनल फिलोसॉफिकल सिस्टम पर अनुराग था और वो जो है इन चीज़ों का जो है समर्थन करते थे। दूसरी तरफ जो है दूसरा जो पार्ट है इसमें है ही डिजायर्ड हिज कंट्रीमैन टू एक्सेप्ट रैशनल ऑफ साइंटिफिक अप्रोच। अब साइंटिफिक अप्रोच चूंकि जो है राजा राम मोहन राय का मानना था कि जो है हमें जो चीज़ें वर्तमान समाज की स्वीकार करनी चाहिए वो विज्ञान के आधार पर, तर्क के आधार पर। वो जैसे व्यवस्थाएं जो है हमारे समाज में प्रचलित थी, जिसके कारण समाज को ही नुकसान होता था, जैसे सती प्रथा थी वो उसके विरोध में थे, जाति प्रथा थी वो उसके विरोध में थे, कर्मकांड थे उसको विरोध में थे। ऐसी तमाम चीज़ों का वो विरोध करते थे। इसका मतलब वो जो है वैज्ञानिक अप्रोच का समर्थन करते थे, तर्क का समर्थन करते थे, एकेश्वरवाद का समर्थन करते थे। तो उनके जो है हम रिलीजियस रिफॉर्म्स, सोशल रिफॉर्म्स, इन रिफॉर्म्स के माध्यम से जो है समझ सकते हैं कि वो किस चीज़ का समर्थन करते थे। तो ये जो तर्क वाला पार्ट था ये यहाँ से कवर हो जाएगा। ह्यूमन डिग्निटी की जब हम बात करते हैं तो वो सती प्रथा को जो है प्रोहिबिट करने की बात करते हैं और 1829 में जो है सती प्रतिषेध अधिनियम लाने में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके अलावा जो है महिलाओं की बात, इक्वलिटी। तो इक्वलिटी जैसे वो महिलाओं के लिए कहते थे कि संपत्ति में, विरासत में महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए। सामाजिक सुधारों के अंतर्गत उन्होंने ये विषय कहे थे। इसके अलावा जो है हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो लाइनें हैं, ये जो वर्ड्स हैं, ये हम तब तक नहीं पकड़ेंगे जब तक हम सती प्रथा जो प्रावधान था उसका, उसके अलावा जो ब्रह्म समाज जो है जिसके माध्यम से जो है वो धार्मिक सुधार की बात करते थे या फिर जो है धार्मिक सहिष्णुता की बात करते थे, ये या फिर जो है उनका सामाजिक सुधार या फिर जो है जाति प्रथा का जो विरोध था उनका, ऐसे तमाम इन चीज़ों को कैलकुलेट करने के बाद सती प्रथा, ब्रह्म समाज, जाति प्रथा का विरोध या फिर जो है विधवा पुनर्विवाह के समर्थन थे, तो ये महिला वाला चीज़ें वहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि इन दो स्टेटमेंट को अगर हमें भली भांति सुनिश्चित करना है तो हमें इसके परंपरागत इंफॉर्मेशन, साथ में जो है जो वर्तमान समय का परिप्रेक्ष्य है, और फिर हमारी अपनी इनर कैलकुलेशंस, तब जाके हम इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो अगर हम पढ़ने के दौरान ही इस नीति का पालन करें कि मुझे यहाँ, यहाँ और यहाँ तीनों एंगलों में चीज़ों को कैसे लाना है, तो हम चीज़ को जल्दी से पकड़ सकते हैं और इन प्रश्नों का हल और अच्छे से निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का हल जो है ये दोनों हो जाएगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। तो इस तरह से हम कुछ और पहलुओं पे बात करेंगे यूपीएससी 2026 की प्रारंभिक परीक्षा की रणनीति के लिए।